नमस्कार, स्वागत है आपका फाइनेंस के फंडे के चौथे एपिसोड में। और इसमें भी हमारे साथ मौजूद हैं मनी ट्री पार्टनर्स के ओनर सिद्धार्थ शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और हम इस एपिसोड में जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में। यानी कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदने जाते हैं तो आप वहां जाके उनकी रेटिंग्स तो जरूर चेक करते होंगे। और अगर नहीं करते तो आपको इतना तो पता ही होगा कि रेटिंग्स 5 तक वो होती हैं रेटिंग्स, तो यानी कि 5 तो बेस्टेस्ट रेटिंग है। लेकिन कितनी रेटिंग्स तक के फंड बेहतर हो सकते हैं, क्या है उन रेटिंग्स का क्राइटेरिया, ये सब हम इस एपिसोड में जानने वाले हैं। हमारा पहला सवाल यही रहेगा कि जो क्रेडिट रेटिंग्स हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, मान लीजिए मुझे म्यूचुअल फंड्स खरीदने हैं, तो वो खरीदते टाइम मैं सबसे पहले देखूंगी कि वो कौन सा फंड है, ये सब क्राइटेरिया तो मैं देखूंगी। लेकिन रेटिंग भी एक अच्छा क्राइटेरिया होता है। तो वो क्राइटेरिया जब मैं देखूंगी तो कितनी रेटिंग तक अच्छी मानी जाती है। 5 इज द बेस्टेस्ट, बट कितनी रेटिंग तक अच्छी हो सकती है? बहुत ज्वलंत सवाल है। एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, ये मेरे पास सवाल रोज आता है कि सर हमें कौन सी रेटिंग वाले फंड्स लेना चाहिए, कौन रेटिंग्स प्रोवाइड करते हैं, रेटिंग्स किस लेवल तक ठीक हैं और किस लेवल से हमें फंड्स को कंसिडर करना चाहिए। क्या ओनली 5 स्टार रेटिंग्स देखनी चाहिए या हम 3 स्टार और 4 स्टार भी देख सकते हैं? तो इस सवाल का डायरेक्ट आंसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेटिंग एजेंसीज हैं क्या, कौन कौन सी रेटिंग एजेंसीज हैं, कौन कौन सी रेटिंग एजेंसीज काम कर रही हैं और वो किन किन पैरामीटर्स पे काम करती हैं और उसके हिसाब से रेटिंग किस किस तरीके से वर्क करती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रेटिंग्स दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है सॉवरेन रेटिंग, जो कंट्री स्पेसिफिक रेटिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की भी एक रेटिंग एजेंसी है, आप म्यूचुअल फंड्स छोड़िए, सबसे पहले एक इंडिया की भी रेटिंग है, सारी डेवलपिंग कंट्रीज की रेटिंग है, यूएस की भी एक रेटिंग है। तो हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है, जैसे फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, मूडीज है। ये इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज है। ये हमें एक कंट्री वाइज रेटिंग देती है कि क्या ये कंट्री एक कंड्यूसिव है जहां पे इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की इस समय BBB माइनस रेटिंग चल रही है, BBB माइनस रेटिंग चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में जो इन्फ्लेशन है वो कम हो चुका है और इंडिया ग्रोथ ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ रही है। सो अ लिटिल अबव एवरेज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है इंडिया में और वहां पे लोग आके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे फिच, मूडी या स्टैंडर्ड पुअर्स, जैसे मैंने इनका नाम लिया, ये लोग डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज लेते हैं। बेसिकली ये रेटिंग एजेंसीज की ग्रोथ क्यों आई, मतलब ये पैदा ही क्यों हुई, इसका मतलब ये है कि लेट्स से अगर हम इस कंट्री को पैसे देते हैं तो क्या ये सक्षम है उस पैसे को वापस करने में या नहीं। तो इसका मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी गिव द डेट टू द कंट्री, इज इट लाइबल इनफ टू पे बैक आवर डेट्स और नॉट। दैट इज वाई रेटिंग एजेंसीज हर कंट्री को रेट करती है अपने अपने क्राइटेरियाज के हिसाब से। क्या उनका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, क्या उनका करेंट अकाउंट डेफिसिट ठीक है, क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी ठीक है, क्या उनका फॉरेक्स रिजर्व ठीक है, क्या पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री है, इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री है, उनका डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखकर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जिनका मैंने नाम लिया है, वो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज को, 150 160 कंट्रीज को पूरी रेट करती हैं और बताती हैं ग्लोबली कि इस कंट्री का क्या क्राइटेरियाज है या कहां स्टैंड करती है ये एक कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ये तो हुई बात इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज। अगर आप इंडियन रेटिंग एजेंसीज की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी, जैसे केयर है या फिर इकरा है, इनकी भी रेटिंग्स होती हैं। और ये जो रेटिंग्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेस को रेट करती हैं, ये देखने के लिए कि लेट्स से कितने ये जो फंड्स हैं ये कितने पोटेंशियल हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट्स किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, वो यही देखते हैं कि अगर लेट्स से हमने पैसे दिए तो कहीं कोई डिफॉल्ट तो नहीं करेंगे ये फंड्स, क्या कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इनके पास सेबी के अकॉर्डिंगली जो पैरामीटर्स बताए गए हैं कि इतना प्रतिशत आपको ये कंपोनेंट रखना है, क्या वो कंफर्टेबली मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे पहले रिटर्न्स, ये जो फंड्स रिटर्न दे रहे हैं, क्या ये रिटर्न्स ठीक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। उनके बेसिस पर म्यूचुअल फंड्स भी रेट होते हैं, जिसमें 5 स्टार इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रेटिंग और 1 स्टार जो होता है वो सबसे कम रेटिंग के फंड्स होते हैं। तो जब कोई भी फंड चूज किया जाता है तो उसमें रेटिंग का एक अहम भूमिका होती है कि हम ये देखते हैं कि इसमें ऑलरेडी जब रेटिंग एजेंसीज, जैसे मैंने इकरा या केयर का नाम लिया,
इन्होंने ऑलरेडी काफी रिसर्च करी होती है उन रेटिंग को देने में, जैसे मैंने बताया। तो जो एक नॉर्मल लेमैन है जिसको ज्यादा अर्थव्यवस्था की नॉलेज नहीं है, वो ये देख सकता है कि रेटिंग एजेंसीज ने ऑलरेडी अपना काम कर लिया है और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ऑलरेडी रेटिंग दी हुई है डिफरेंट डिफरेंट फंड्स को। तो हम उन फंड्स की रेटिंग के हिसाब से उन फंड्स के अंदर हम निवेश कर सकते हैं और एक अच्छे रिटर्न्स प्राप्त करने का हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट अगर ये बोला जाए कि क्या इज रेटिंग द ओनली क्राइटेरिया टू जज वेदर द फंड इज राइट और रॉन्ग, तो उसका आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते ना, आपको ये भी देखना है कि फ्यूचर में ये फंड्स कैसे परफॉर्म करेगा, जो बहुत कुछ डिपेंडेंट है इकोनॉमी के ऊपर। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, क्या रेटिंग्स इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। यही रीजन है कि चाहे वो एक डेट फंड हो या वो इक्विटी फंड हो या वो हाइब्रिड फंड्स हो, सारे फंड्स रेटेड होते हैं अलग अलग क्राइटेरिया से विद डिफरेंट रेटिंग एजेंसीज। और से भी बहुत क्लियर है इन रेटिंग एजेंसीज को भी लेकर कि क्या ये लोग अपने जो भी इनके सर्वेलेंस के पैरामीटर्स है, क्या उनको प्रॉपर्ली फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली रेटिंग्स आती हैं, रेटिंग्स होती है और उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि ये फंड 5 स्टार है, 4 स्टार है, 3 स्टार है, 2 स्टार है या 1 स्टार है। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि किस रेटिंग के फंड को हमें रेटिंग, मतलब कौन सा फंड क्या रेटेड होना चाहिए जहां से हम अपनी इन्वेस्टमेंट को देख सके कि इन फंड्स के अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। देखिए, जनरली 3 स्टार टू 5 स्टार एक जो फंड होते हैं वो एक अच्छे रेटिंग फंड्स के अंदर माने जाते हैं। तो जब भी कोई निवेश किया जाता है तो और उसमें से रेटिंग का एक पैरामीटर होता है आइडेंटिफाई करने को, तो हम लोग ये देखते हैं सबसे पहले कौन सी रेटिंग एजेंसी है जिसने इसको रेट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग स्टार भी अपनी एक रेटिंग से देता है, फिर क्या क्या पैरामीटर्स है उनके रेटिंग्स में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उस पैरामीटर को चूज करते हैं और इन्वेस्टर्स के फंड्स को इन्वेस्ट करा देते हैं। सो यस, रेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू जज which is a right fund, which is an appropriate fund, which is a good fund, and seeing them you can invest the money into those funds. ओके, यानी कि 3 to 5 स्टार रेटिंग इज वो रेटिंग है जिसके बीच में आप फंड की रेटिंग्स देख के और फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Correct. जी। तो सर ये रेटिंग जैसे आपने कहा बहुत सारे पैरामीटर्स पे होती हैं। इंडिया में क्या पैरामीटर्स रहते हैं? अगर हम उनके बारे में जान पाएँ कि वो कुछ पैरामीटर्स जो चाहे वो कंपनी की आप ये कह लें कि कंपनी की अर्निंग्स हैं या कुछ भी कोई भी ऐसा पैरामीटर जो एक आम आदमी को अपनी रिसर्च से जानना चाहिए लेकिन वो रेटिंग एजेंसी ऑलरेडी वो काम कर चुकी होती हैं। बिल्कुल। जब भी रेटिंग एजेंसीज देखती है वो ये देखती है कि कंपनीज के ईयर ऑन ईयर क्या ग्रोथ हो रही है, रेवेन्यूज की बढ़ोतरी कितनी हो रही है, मार्जिन्स कितने हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, डेट कितना है इस कंपनी के पास, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है उस कंपनी का, और कंपनी की मैनेजमेंट कैसा है, फाइनेंशियल ऑडिट्स कैसी है कंपनी के, कंपनी अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनीज ने कितने डिफॉल्ट किए हैं पास्ट में। तो ये सारे क्राइटेरिया जो मैंने कुछ बताए आपको, ये तो मैंने आपको कुछ बताए, ये तो 150 से 200 पैरामीटर्स क्राइटेरियाज के अंदर फॉल करते हैं। जब वो रेटिंग एजेंसीज इन सारे पैरामीटर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करते हैं और जिसको एक मैं मोटे अम्ब्रेला टर्म में बोलूं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, जब उन सारे पैरामीटर्स को ढंग से मद्देनजर रखे जाता है, तब रेटिंग एजेंसीज उन कंपनीज को और उन स्टॉक्स को रेट करती है और उसके बाद निवेश का एक जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो इंडिया में भी एक बहुत रिगरस प्रोसेस है जो ऑलरेडी लेड डाउन है और उन प्रोसेस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आपके पास AAA रेटेड फंड, AA रेटेड फंड, सिंगल ए रेटेड फंड। और मैंने एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, रेटिंग भी 2 टाइप की होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म रेटिंग्स होती है जैसे AAA, AA, सिंगल ए, ट्रिपल बी, और शॉर्ट टर्म होता है जैसे A+, A-, तो जो भी शॉर्ट टर्म पेपर्स होते हैं लेस देन 1 ईयर उनको हम शॉर्ट टर्म रेटिंग्स देते हैं, और जो भी ग्रेटर देन 1 ईयर के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको हम लॉन्ग टर्म रेटिंग के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं और हम उसको विभाजित करते हैं, उनको कैटेगराइज करते हैं, और उसके बाद उन रेटिंग्स को देखकर एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया होता है, एक डोमेन होता है, हम लोग उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, रेटिंग्स देखना सिर्फ एक क्राइटेरिया है, दैट इज a necessary condition but not the sufficient condition for an investors to invest the money. तो सर जैसे कि आपने बताया कि 3 to 5 स्टार रेटिंग इज परफेक्ट, इंडिया में A+ ये सब रेटिंग्स भी दी जाती हैं। इन क्राइटेरियाज के हिसाब से, इन रेटिंग्स के हिसाब से आप फंड भी बता दीजिए कि किन फंड्स में लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रेटिंग्स
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी होती हम्म। रहती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई फंड 5 स्टार रेटिंग में है तो वो हर बार 5 स्टार में ही रहेगा। एग्जैक्टली। वो 4 स्टार भी रह सकता है, 3 स्टार भी रह सकता है, और कभी कभार अगर स्टॉक की सिलेक्शंस ठीक नहीं हो पाए तो सिंगल स्टार भी हो सकता है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कौन कौन से फंड हाउसेस हैं जिनकी एक कंसिस्टेंट रेटिंग है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मेराई की कंसिस्टेंट रेटिंग है, कोटक की कंसिस्टेंट रेटिंग है, एडलवाइस की कंसिस्टेंट रेटिंग है, आईसीआईसीआई की कंसिस्टेंट रेटिंग है, महिंद्रा मैन्युलाइफ की भी कंसिस्टेंट रेटिंग है। ये फंड हाउसेस हैं जिनके फंड्स की जो रेटिंग्स है वो 3 to 5 स्टार के अंदर फॉल करती है, और उसमें इन्वेस्ट करके आप देखेंगे कि आपके रिटर्न्स जो हैं वो मोर और लेस स्टेबल हैं, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है इनिशियली रेटिंग एजेंसीज के थ्रू। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए है? हाँ, वेल अगर शॉर्ट टर्म पेपर्स जैसे होता है वो A+, तो अगर मैं बोलूंगा तो इनकी जो शॉर्ट टर्म रेटिंग्स हैं वो भी बहुत स्टेबल है इन फंड हाउसेस की, और इन फंड हाउसेस के शॉर्ट टर्म रेटिंग्स में भी आप, रेटिंग वाले फंड्स में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप देखेंगे रिटर्न्स जो हैं वो बहुत बेटर है। जनरली जो डेट फंड्स होते हैं उनकी जो शॉर्ट टर्म रेटिंग्स होती हैं वो A+, A- के अंदर फॉलो करते हैं। अगर आप किसी भी फंड की फैक्ट शीट खोल के देखेंगे तो उसमें आप लॉन्ग टर्म रेटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ AAA, AA, सिंगल ए पाएंगे, और शॉर्ट टर्म रेटिंग्स इन द फॉर्म ऑफ A1, A+, A- इस टाइप की रेटिंग्स में आप पाएंगे। तो जब आप उन रेटिंग्स को स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल किस रेटिंग कंपनी ने ये रेट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। एंड उसके बाद उन कंपनी के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं उनको रेट करने के लिए, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम किस तरीके से उन हाई रेटेड फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पे हमें एक बेटर रिटर्न्स मिलने के चांसेस हैं। जी सर। सर इसके साथ ही क्वेश्चन ये भी कि जैसे आपने कहा कि रेटिंग्स एक क्राइटेरिया है, हाँ बिल्कुल ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है, तो एक नॉर्मल इंसान के लिए जिसने इन्वेस्टमेंट शुरू की है या जो बिगनर है उसके लिए और क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए एक इन्वेस्टमेंट के लिए या एक म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए? देखिए ये तो सबसे कॉम्प्लेक्स सवाल है, और ये जो सवाल है ये बेसिकली फंड मैनेजर्स या वेल्थ मैनेजर्स का सवाल आप पूछ रहे हैं। एक नॉर्मल लेमैन के लिए रेटिंग एक सबसे इजी क्राइटेरिया है ये डिसाइड करने के लिए वो क्या चूज करें। एग्जैक्टली। बट अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे जाएं और ये हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से और क्राइटेरियाज होते हैं, तो वो बहुत सारे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फंड हाउस ने, या उस फंड हाउस का एक स्पेसिफिक फंड है, उसने डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियोज में कैसा परफॉर्म किया है। जैसे 2008 का लेमैन क्राइसिस हुआ, या 2018 का एनबीएफसी क्राइसिस हुआ, या यूक्रेन रशिया वॉर का क्राइसिस हुआ, उसमें उन फंड्स ने अपने क्या टैक्टिकल कॉल्स लिए, या कौन कौन से स्टॉक सिलेक्शंस उसके किस तरीके से चेंज हुए एज पर अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सिनेरियो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जिससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि फंड मैनेजर कितना स्ट्रेटेजिक और कितना टैक्टिकल और कितना एक्टिव है। आपको फंड का साइज भी देखना होता है कि फंड का साइज इतना भी बड़ा ना हो कि फंड मैनेजर के लिए स्टॉक का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ा फंड होता है तो उसमें एग्जिट और एंट्री भी टफ होती है। तो फंड हाउसेस भी मीडियम साइज के हों, जैसे फॉर एग्जांपल 500 से 1000 करोड़ या 2000 4000 करोड़ का एक डिसेंट साइज का फंड होना चाहिए। इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि फंड मैनेजर्स की कैसी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है। अकेले फंड्स को, स्टॉक्स को सिलेक्ट करना और एग्जिट करना ही अपने अपने लिए क्राइटेरिया नहीं है। वो एग्जिट और सेलेक्ट जो इस कारण से कर रहा है वो रिटर्न्स के लिए, तो क्या वो रिटर्न्स मीट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। फिर फंड हाउस कितना बड़ा है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज भी हैं। अलॉन्ग विद दैट एक रेटिंग, जैसे आपने बोला, चाहे वो इकरा की है, वो केयर की है, वो मूडी की है, ये रेटिंग्स भी आप देख सकती हैं ये डिसाइड करने के लिए कि क्या एक फंड एक उचित फंड है जहां पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो के डिजाइनिंग में उस फंड को हम यूज कर सकते हैं जहां पे पैसा डिप्लॉय करके हम अपने रिटर्न्स को ज्यादा पा सकते हैं। जी सर। सर चलिए अब शेयर मार्केट पे आते हैं, और शेयर मार्केट में आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो फिलहाल अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो वहाँ पे ले ऑफ चल रहे हैं, अगर हम इंडिया की बात करें तो ले ऑफ नहीं हो रहे, इनफैक्ट कुछ कंपनियां तो हायरिंग्स भी कर रही हैं। तो ऐसे में सेक्टर हालांकि इतना नहीं चल रहा, लेकिन हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं इस सेक्टर के चलने की वापस से? देखिए, जहां तक आईटी एक सेक्टर है, आईटी एक बैकबोन है आज की डेट में हर एक सेक्टर को चलाने के लिए। एग्जैक्टली। जैसे वर्क फ्रॉम होम जब आया था वो आईटी के बदौलत ही पूरा हो पाया। आज जितने भी सॉफ्टवेयर्स, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, सिमुलेशन जो भी हम करते हैं वो सब आईटी के बदौलत ही करते हैं। सर एग्जैक्टली, और मैं आपको टोकूंगी लेकिन हाँ, वर्क फ्रॉम होम आने के टाइम पे आईटी में दबा के हायरिंग हुई, और उसके बाद
अब जब लोगों ने वापस कोविड के बाद ऑफिस ज्वाइन करना शुरू कर दिया, तो काफी लोगों का ये भी कहना है कि वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया, दैट्स वाई उनको लोग निकालने पड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस वक्त ज्यादा हायरिंग कर ली। देखिए आईटी एक बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स में यहाँ से आता है, इट इज नॉट अ डिफेंसिव सेक्टर। तो आईटी का अगर आप पीई भी देखें, जो हमने लास्ट एपिसोड में बात करी थी, वो बहुत हाई होता है। और इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी में जो हम बात करते हैं, उसमें आईटी ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। आज जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो इंडिया से पैदा हुए हैं, जो वर्ल्ड वाइड रिनाउंड है, चाहे आप सुंदर पिचाई का नाम लें या आप किसी के भी नाम लें, आप देखेंगे कि वो सब आईटी के बदौलत ही हैं। और इंडिया तो आउटसोर्सिंग का हब है, जहां सारा बैक एंड ऑफिस वर्ल्ड का वो इंडिया में ही है, वो भी आईटी के बदौलत ही है। चाहे वो बीपीओज हो, चाहे वो केपीओज हो, वो आईटी के बदौलत ही है। तो ये बोलना कि आईटी एक मुश्किल फेज से निकल रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। हर फेज का अपना, हर सेक्टर का अपना एक फेज होता है, अपने हाईज बनाता है, अपना लोज बनाता है। मुझे याद है कोविड के टाइम में टेक्नोलॉजी या डिजिटल थीम ने 100% तक का रिटर्न दिया है, 100-150% का रिटर्न दिए हैं। और सारे फंड हाउसेस के पास अपने आईटी या डिजिटल है, चाहे आप टाटा की बात करें, उसके पास टाटा डिजिटल है, आप एडलवाइस की बात करें, एडलवाइस यूएस टेक फर्म है, चाहे आप नाम लीजिए, आईसीआईसीआई के पास अपना टेक फंड है, कोटक के पास अपना डिजिटल फंड है। तो हर एक फंड के, अगर हर एक फंड हाउस के पास अपना फंड है, तो उसका मतलब वो आईटी पे बुलिश है, तभी उनके पास वो फंड है। और जैसे जैसे हम आईटी, अगर हम आईटी के स्टॉक्स की बात करें, चाहे वो टीसीएस हुआ, एरेसेंट हुआ, एक्सेंचर हुआ, या इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ, ये तो बैकबोन है इस कंट्री के। तो हाँ, जहां तक रिट्रेंचमेंट की बात है, एट्रिशन की बात है, हाँ एट्रिशन हुए हैं, वो इंडिया लेवल पे कम हुए हैं और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा हुए हैं। बट अगर आप थोड़ा और इसके अगर हम पेन को देखें, ये पेन थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा 4 से 5 महीने। और आईटी के जो, इनफैक्ट जो आईटी के जो अब रिजल्ट्स आ रहे हैं कंपनी के, वो बेटर आ रहे हैं। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आईटी के रिजल्ट्स बेटर आएंगे, आईटी के रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं। आप देखेंगे ये जो पेन है ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, और 3 से 4 महीने में ये पेन सबसाइड हो जाएगा, और आईटी अपने दोबारा उसी फुल बूम पे आएगा जिस बूम पे आईटी था। और यही रीजन है, अगर आज आप सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी की बात करें, तो 10 से लेकर 13% का जो एलोकेशन है सेंसेक्स में, वो आईटी स्टॉक्स का ही है। आईटी इतना अहम भूमिका निभाता है, नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट देकर, नॉट ओनली इस कंट्री को ऊपर एलिवेट करके, बट इस कंट्री के कैपिटल मार्केट्स को भी इंप्रूव कर और इस सेंसेक्स के रिटर्न्स में अहम भूमिका वो निभाता है। आप कोई भी फंड हाउस चूज कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास आईटी के स्टॉक्स ना हो। लार्ज कैप जितनी भी कंपनीज हैं, उनमें आईटी के डेफिनेटली, जितने भी फिनटेक ब्रांड्स हैं, सब उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। So in that case, IT has always been playing an important role, और फ्यूचर में भी IT बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उसके बिना तो और कोई सेक्टर चल ही नहीं पाएगा। और जहां तक IT के लेऑफ्स की बात है, तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है, ये हर एक सेक्टर इस फेज से गुजरता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, जब भी स्लो डाउन होता है तो सबसे पहले IT हिट होता है। जैसे कोविड के टाइम में टूरिज्म हिट हुआ था, ट्रैवल से हिट हुआ था, रेस्टोरेंट्स हिट हुए थे, ऐसे ही इस समय आईटी हिट हो रहा है। बट ये ज्यादा टाइम तक इसलिए नहीं हिट हो पाएगा, बिकॉज सारे के सारे सेक्टर्स और बैकबोन इसी से ही जुड़े हुए हैं। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि अगर आईटी पे सब बुलिश हैं, और हाँ ऑब्वियसली ये एक बैकबोन है, बिकॉज अब तो एआई भी आ गया है, अब तो और भी चीजें आ रही हैं, धीरे धीरे इतनी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है कि आईटी बैकबोन तो पहले से है, लेकिन अब वो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आईटी सेक्टर चलेगा, तो क्या ये सही वक्त है उसमें पैसा लगाने का? बहुत अच्छा सवाल है। इस समय लोगों का सेंटिमेंट्स बहुत नेगेटिव है आईटी को लेकर, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे तो आईटी अपने बहुत लो वैल्यूएशंस पे इस समय ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप आईटी में इस समय पैसा लगाए, तो ये एक सही समय है जहां आप पैसा लगा सकते हैं। आपको जो एंट्री पॉइंट्स है बहुत सस्ते दाम पे मिल जाएंगे, और आप यहां से जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स हैं वो आप आईटी में पा पाएंगे। सो अगर आप मुझसे बोले कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में लगाएं पैसा, जैसे मैंने टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में बोला, तो आप पाएंगे कि आपको एक्सपोनेंशियली रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि आईटी जब रिटर्न्स देता है तो बम्पर रिटर्न्स देता है। तो वो उसके लिए क्राइटेरिया बस इतना है कि आप राइट टाइम पे एंट्री करें, एंड दिस इज वन ऑफ द राइट एंट्री पॉइंट्स वेयर यू कैन कम एंड इन्वेस्ट द मनी इन आईटी। आईटी की रिटर्न तो हम ऑलरेडी आईटीसी में देख ही चुके हैं। करेक्ट। चाहे उसके मीम्स हो या कुछ भी हो, बट आईटीसी ने इतने साल रुकने के बाद अचानक से लोगों को इतना रिटर्न दे दिया कि लोग समझ नहीं पाए कि ये कैसे इतना जल्दी रिटर्न जनरेट हो गया। बिल्कुल,
कोविड में मुझे पता है आईटी के टेक्नोलॉजी और डिजिटल फंड्स ने 100, 150, 200% जो रिटर्न दिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण दिए हैं क्योंकि आईटी का इतना स्ट्रॉन्ग बैकबोन डेवलप हो गया था। सब लोग व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्टेड है, वो आईटी है। फार्मा में जो काम हो रहा है वो आईटी के वजह से हो रहा है। आईटी के वजह से आज एरोनॉटिकल साइंसेज, आप कोई भी स्फेयर में आप बात करें वो बिना आईटी के पॉसिबल ही नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वर्क फ्रॉम होम तो है ही सारा आईटी के बदौलत। तो इन दैट केस लोगों ने बहुत पैसा भी सेव किया है आईटी के कारण। तो आप आईटी को इतना डिमीन नहीं कर सकते हैं। आईटी अपने में एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एंड आई एम वेरी वेरी बुलिश ओवर आईटी एज अ सेगमेंट इन द ओके। फ्यूचर। और सर इसके बाद मैं अगला सेक्टर लेना चाहूंगी बैंकिंग का। जैसे बैंकिंग क्राइसिस चल रही है यूएस में, ठीक है, हाँ, हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है, सब कह रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी कह रही हैं कि इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे इतना कोई असर खास नहीं पड़ेगा। जो स्टार्टअप्स थे जिनका पैसा लगा भी हुआ था उनको भी बैकअप देने के लिए सरकार रेडी है, उनको रिलीव करने के लिए भी सरकार रेडी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बैंकिंग सेक्टर पे, इंडिया के बैंकिंग सेक्टर पे बेसिकली क्या बैंकिंग शेयरों पे उसका, हालांकि वो सब हो चुका है फैक्टर इन, बट स्टिल इन अ लॉन्ग टर्म फेज, कि अगर लॉन्ग टर्म में देखें अगले 3 से 5 साल में, क्या उनका इफेक्ट कभी आपको नजर आता है आगे आने वाले टाइम में? देखिए, जहां तक बैंकिंग है, बैंकिंग एक सबसे बड़ा पोर्शन होल्ड करती है सेंसेक्स में, वो है 35% का। ये अपने में जस्टिफाई कर देता है कि बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इस सेक्टर के लिए सरकार कुछ भी कर देगी। आप देख लीजिए, जब यस बैंक का डिफॉल्ट हुआ था या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक नहीं थी, बैंक्रप्सी को लेकर बात हो रही थी, सरकार ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था उसको बचाने के लिए। सारे बैंक्स आए, एलआईसी आया उसको बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि सरकार इन्वेस्टर्स को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो अगर आप इंडियन बैंकिंग की बात करें तो मैं आपको और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इंडिया ने अपने जो बेसिल नॉर्म्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर को गवर्न करता है, वो बहुत भली भांति उसको निभाया है। टीयर 1 कैपिटल एडुकेसी रेशियो एक टर्म होता है, CAR, वो इंडिया का बहुत अच्छा है। टीयर 1 कैपिटल, टीयर 2, तो उसके कारण डिफॉल्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और सरकार ने यह भी बोला है कि बैंकिंग सेक्टर अगर डिफॉल्ट होती है, अगर गलती से भी कोई ऐसे चांसेस होंगे, तो वी विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम अप एंड हेल्प द बैंकिंग सेक्टर्स। तो जहां तक आपके बैंकिंग के स्टॉक्स की बात है, वो निर्भर उसके जो प्राइसेस हैं वो इसी चीज पर डिपेंडेंट है कि बैंकिंग सेक्टर कितना रोबस्ट है और कितना रेजिलियंट है। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि हाँ, बैंकिंग सेक्टर भी हिट हुआ है पिछले 2 सालों के अंदर, लेकिन आप अच्छी बैंक्स को देखें तो आप पाएंगे कि उनके कारण ही ये जो मार्केट्स जो 60 और 62,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत रोबस्ट है। क्योंकि टेक्नोलॉजी तो नीचे चला गया, तो बैंकिंग सेक्टर जो अगर रोबस्ट है, उसके रिटर्न्स कंसिस्टेंट है, जिसको हम बैंक निफ्टी एज एन इंडेक्स भी यूज करते हैं, तो हम देखेंगे कि वो सेंसिटिव जरूर है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडियन बैंक्स को लेकर इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितनी फॉरेन बैंक्स को लेकर है। और फॉरेन बैंक्स को लेकर भी इसलिए प्रॉब्लम हुई है बिकॉज जब एब्रप्टली उन्होंने रेट हाइक्स किए, जिसके कारण कुछ सिग्नेचर बैंक्स या फिर एसवीबी जो है सिलिकॉन वैली बैंक्स, उन्होंने डिफॉल्ट किए। इंडिया में अगर कभी भी बैंक, और वो फाइनली उनका भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, उनको भी सरकार ने रेस्क्यू कर दिया। जब वहां हो सकता है तो ऑब्वियसली इंडिया में भी सरकार बहुत प्रोएक्टिव है बैंकिंग सेक्टर को लेके। और इनफैक्ट मैं आपके द्वारा अगेन मैं देवेशकों को ये बताना चाहूंगा, अगर आप कोई भी थीमेटिक या सेक्टोरल फंड लेना चाहते हैं तो आप बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स ले सकते हैं, बिकॉज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर जो इकोनॉमी को गवर्न करता है। तो आप आईसीआईसीआई का बैंकिंग फाइनेंशियल्स या एसबीआई का बैंकिंग फाइनेंशियल्स या मिराई का बैंकिंग फाइनेंशियल्स, और इनफैक्ट अब तो बैंकिंग इन पीएसयू डेट फंड्स भी आते हैं, तो आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सेक्टर्स बहुत रोबस्ट है, बहुत रेजिलियंट है। थोड़े समय के लिए उतार चढ़ाव होना बहुत नॉर्मल है, ये एक प्रक्रिया है मार्केट्स की, बट येस, इन द लॉन्गर रन दीज सेक्टर्स आर सुपरली एक्सीलेंट सेक्टर्स, जहां पे आप निवेश कर सकते हैं और आप बहुत अच्छे रिटर्न्स पाएंगे। क्योंकि ये अर्थव्यवस्था ही पूरी बैंकिंग सेक्टर पे चल रही है। जब तक बैंकिंग सेक्टर रोबस्ट और रेजिलियंट नहीं होगी, तब तक अर्थव्यवस्था ही नहीं चल पाएगी, और सरकार का तो दायित्व है उस अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो बाय डिफॉल्ट सरकार बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड इंडियन बैंक्स आर इन अ वेरी वेरी हेल्दी स्टेट। इंडियन बैंक्स एक बहुत अच्छी स्थिति में है, जहां पे इंडियन बैंक्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अपने पुअर बैड लोन्स को लेकर। तो अगर बैड लोन्स है भी, तो उनके पास रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी हैं उन पैसों को रिकवर करने के लिए। हालांकि वो बैड लोग सब कम होते जा रहे हैं धीरे करेक्ट। धीरे, तो वो बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली
उस लेवल पे जाता ही जा रहा है। तो सर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा है ऑब्वियसली, अब इसमें प्राइवेट और पब्लिक बैंक्स में से कौन से बैंक्स चूज करना ज़्यादा बेहतर रहेगा? देखिए, बैंक्स प्राइवेट हो या पब्लिक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमी में रोल प्ले कर रहा है। पब्लिक बैंक्स का एक बहुत स्ट्रांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैकिंग होती है, चाहे आप एसबीआई ले लें, आप पीएनबी ले लें, आप कैनरा ले लें, या फिर अगर आप प्राइवेट बैंक्स लें लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, कोटक, ये भी बहुत अच्छी प्राइवेट बैंक्स हैं। दोनों के बैड लोन्स बुक्स में काफ़ी कम है और दोनों की जो इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पब्लिक बैंक्स को चूज करें और प्राइवेट बैंक्स को चूज ना करें। मैं ये बोलूंगा कि दोनों के अपने प्लस और माइनसेस हैं, तो आप दोनों के चार्ट्स को स्टडी करिए और उसके बाद आप निवेश करिए। लेकिन हाँ, या वो एसबीआई हो या फिर वो आईसीआईसीआई बैंक हो, दोनों में निवेश करके आपके रिटर्न्स दोनों में ही बैठेंगे। और अगर आप अगेन दोनों के म्यूचुअल फंड, अगर आप म्यूचुअल फंड हाउसेस की फैक्ट शीट स्टडी करें तो आप पाएंगे कि उनके पास एसबीआई भी होगा और आईसीआईसीआई और कोटक भी होगा। तो इससे ये बात जस्टिफाई हो जाती है कि चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, दोनों का महत्व उतना ही है इस अर्थव्यवस्था को चलाने में और इन्वेस्टर्स के पैसों को लगाकर उसको बढ़ाने में। जी सर, बिल्कुल। तो सर आपसे एक एडवाइस इस वाले एपिसोड के लिए कि आप दर्शकों को क्या एडवाइस देंगे कि जब भी वो, कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, कि जब भी वो म्यूचुअल फंड खरीदने जाएं, तो आपने क्राइटेरियाज भी बता दिए, आपने सब बता दिए। अब आप अपनी एक बेस्ट एडवाइस से और कुछ बेस्ट स्टॉक्स या कुछ बेस्ट फंड्स बता सकते हैं जो हमारे दर्शकों के काम आए। देखिए, मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा कि पास्ट रिटर्न्स आर नॉट द फंक्शन ऑफ द फ्यूचर रिटर्न्स। तो आप लोग जब भी इन्वेस्ट करें, आप बहुत सारे क्राइटेरियाज चूज करें, उसके बाद इन्वेस्ट करें। आप ये देखिएगा, बहुत हाई वैल्यूएशंस पे एंटर करना भी एक उचित चीज़ नहीं है। आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस होना चाहिए, एक लंबे दौर के लिए आप इन्वेस्ट करें। आपको ये भी देखना चाहिए कि मार्केट्स अगर 2 साल या 3 साल रिटर्न नहीं दे रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट खराब है। मार्केट्स अपने हिसाब से एक अपने ट्रेजेक्टरी के हिसाब से मार्केट भी रिटर्न्स देंगे। आपको ये भी देखना चाहिए कि आप जिस फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके कौन से फंड मैनेजर हैं, उनका पास्ट परफॉर्मेंस क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरी टिप्स लें, मैं आपको जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के स्टार्टिंग में बताया, आप कोटक, एडलवाइज, मिराय, आप इनमें आईसीआईसीआई, ये बहुत अच्छे फंड हाउसेज हैं। इनमें जो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज है वो बहुत अच्छे हैं, इनकी इक्विटी सिलेक्शन प्रोसेस बहुत अच्छे हैं और इनके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे हैं। तो इनमें इन्वेस्ट करके आपके जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपोनेंशियल बढ़ने के चांसेस हैं ऑलरेडी। तो मैं दर्शकों को यही बोलूँगा कि अगर आपको अपना रिस्क कम करना है तो म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है, और अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो स्टॉक से बेहतरीन और कुछ भी तरीका नहीं है जहां आप अपने पैसे को बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बॉटम लाइन यही है कि पेशेंस दोनों में गवर्न करता है, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या स्टॉक्स हो, दोनों ही गवर्न बाय मार्केट्स होते हैं, इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स होते हैं। तो दैट कैन ओनली बी डन जब आप पेशेंटली एक बुरे वक्त को निकालें, तभी उसके बाद अच्छा वक्त आता है। जी बिल्कुल। सर धन्यवाद आपका इस शो में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और जैसे कि आपने सुना कि आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप कोई फंड खरीद रहे हो या आप शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हो। यानी कि शेयर मार्केट में निवेश के टाइम अगर आप उतना रिस्क ले सकते हैं डायरेक्ट शेयर में निवेश करने का, तो बिल्कुल आप शेयर मार्केट में जाइए। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा संभल कर चलना चाहते हैं तो फिर आपको म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स के लिए भी आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा फाइनेंस के फंडे।